जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होगा। दोस्तों, ओ का उच्चारण स्थल होता है कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थल जो है कंठोष्ठ होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। राजपुत्र में कौन सा समास होता है। राजपुत्र में होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राजपुत्र का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। और जहां तक कि आप लोगों को पता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसकी परिभाषा होती है कि जिसमें उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। इसमें आप बाद वाले पद की प्रधानता को देख रहे हैं, पुत्र की प्रधानता को देख रहे हैं, इसलिए जो है राजपुत्र होगा। और यहाँ पर जो है संबंध को दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। जो संबंध दर्शाता है तो वहां पर षष्ठी तत्पुरुष होता है। षष्ठी तत्पुरुष या जो है षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष होता है। दोस्तों, इससे षष्ठी तत्पुरुष के जो अन्य उदाहरण है उनमें मैं बता देता हूं आपको। जैसे राजभवन है, राजभवन। राजभवन में राजभवन का अर्थ क्या होगा। राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन। इसके अतिरिक्त है देश सेवा, देश सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा। एक अन्य उदाहरण है इसमें समाजोद्धार, 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 समाज का उद्धार, समाज का उद्धार। राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष। ये सभी उदाहरण जो है आपके षष्ठी तत्पुरुष के होंगे अर्थात संबंध तत्पुरुष के होंगे। एक और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है पतितोद्धार, पतितोद्धार। इसका समास विग्रह होगा पतित का उद्धार, पतित का उद्धार। तो राजपुत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए वाला सही है। बिडौजा, बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा जैसा कि आप लोग जानते हैं इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। दोस्तों, इंद्र की और पर्यायवाची शब्दों में जैसे कौशिक है, कौशिक, देवराज, देवराज, जिष्णु, जिष्णु, जिष्णु हो गया, पुरहूत हो गया, पुरहूत, शक्र, शक्र, पुरंदर, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सचीपति, सुरपति, सुरपति, महेंद्र, महेंद्र और सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष। तो बिडौजा इंद्र की पर्यायवाची होगी। इंद्र की अन्य पर्यायवाचियों में जैसे कौशिक है, देवराज है, जिष्णु है, पुरहूत है, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति, महेंद्र और सहस्त्राक्ष। आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों, शुद्ध शब्द इसमें से अंतिम वाला होगा, डी वाला, जिजीविषा। जिजीविषा किसे कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें पूछ सकता है कि जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें भी जो है जिजीविषा यही होगा। शुद्धवर्तनी में आप लोग याद कर लीजिए कि मात्रा में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एक अंक आपका कट जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मात्राएं जैसी लगी हैं, याद कर लीजिए। सरस्वती पत्रिका का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। सरस्वती, हाँ दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। श्रोता के
लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए दोस्तों, श्रोता के लिए इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होगा आपका प्रश्नवाचक, पांचवा होगा संबंधवाचक, और उसके बाद अंतिम में होता है आपका निजवाचक। और जो पुरुषवाचक होता है इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होगा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम, और तीसरा जो होता है वह अन्य पुरुषवाचक होता है। जो उत्तम पुरुषवाचक होता है इसकी पहचान कैसे करते हैं? यह वह पुरुष होता है जो बात कहता है, जो बात कहता है, जैसे मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष कहलाएंगे। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, सुनने वाला होता है। इनमें से तुम हो गया, आप हो गया या तू। और जो अन्य पुरुष होते हैं उनमें से वह या वह होते हैं जो अन्य लोग होते हैं, अन्य लोगों की जिनके बारे में बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो मैं होऊंगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जिससे मैं बात कह रहा हूं वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में बात कही जा रही है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो मेरी बात कहने पर कौन सुनता है? सामने वाला सुनेगा तो श्रोता कहलाएगा, और जब श्रोता है तो वह कहाँ आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधा का तत्सम रूप क्या है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। यहाँ पर 2 जगह लिख उठा है दोस्तों। ऑप्शन आपका यही वाला सही होगा। आप लोग देख लीजिए बी या डी। तो गधा जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम रूप गर्दभ होता है। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि होती है? पवन शब्द में दोस्तों अयादि संधि होती है। इसका सूत्र होता है एचो अयवा यावाह, और इसकी जो पहचान होती है उसमें ए, ऐ, ओ और औ के बाद यदि कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो क्रमशः क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं ऐ, औ, आय और आओ। तो इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें जो है क्या है, इसका पवन का जो संधि विच्छेद होगा, इसमें संधि विच्छेद निकलेगा तो ये बन जाएगा पोधन अन, पोधन अन्न। अन्य कोई कुछ उदाहरण हैं उनके जो है इसके अयाद संधि के मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे गायक है, तो इसका जो बनेगा संधि विच्छेद ये बनेगा गैधन अक, गैधन अक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? श्री गणेश शब्द का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश विलोम का विलोम होता है शब्द का इतिश्री। कवि कठिन काव्य के प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो दोस्तों यह जो है केशव दास जी के लिए क्या कहा गया है? जो भक्ति काल के अंतिम और रीत काल के प्रथम आचार्य कहलाए थे। इनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी एक रचना है, इनका एक महाकाव्य है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में इन्होंने इतने कठिन शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है जो कि बिना रस के हैं, सरसहीन हैं और द्रुह हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए इन्होंने जो है इनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। और रामचंद्रिका पुस्तक में इतनी द्रुहता के कारण जो है इसे छंदों की प्रयोगशाला का नाम दिया। छंदों की प्रयोगशाला कहा, छंदों की प्रयोगशाला। रामचंद्रिका को छंदों की प्रयोगशाला कहा और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा था। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बहुत परिश्रम करना और असाध्य को साध्य बना देने के लिए एक मुहावरा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना। यदि मान लीजिए ये मुहावरा आता है तो इनमें से दोनों अर्थ सही निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
संवृत स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जब लगभग बंद रहेगा तो कौन से उसमें होंगे? तो छोटा ई होगा। ई आप बोलकर देखिए, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सभी जो है संवृत स्वर के उदाहरण हैं। संवृत स्वर। और अर्ध संवृत किसे कहते हैं? अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, औ, ए और औ, ये कौन से स्वर हैं? तो दोस्तों ये हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, इनकी पहचान जैसे कि मैंने बताया, इसमें लगभग इनके जो स्वरों के उच्चारण है, इनका उच्चारण करते समय लगभग मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसी तरह से विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर की पहचान होती है स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे बड़ा आ। बड़ा आ ही विवृत स्वर होता है। और अर्ध विवृत स्वरों की पहचान होती है, इसमें जो है उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहेगा। तो इसमें जो है छोटा आ आता है, ऐनक वाला ए आता है, उसके बाद में ओ आता है और औ वाला, औरत वाला औ आता है। तो इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। जैसे विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह में कौन कौन से रूप आते हैं आपको वही बताना है। तो दोस्तों इसमें जो उपदेशक होगा, उपदेशक यह विराम चिन्ह का प्रयोग जो है उदाहरण नहीं होगा। उपदेशक तो उपदेश देने वाला होता है, तो इसलिए यह सही नहीं होगा। जबकि लाघव जो होता है यह एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है, फुल स्टॉप कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो है एक बिंदु की तरह होगा। और निर्देशक जो होता है यह डैश की तरह होता है। और विवरण चिन्ह जो होता है यह डैश के ऊपर जो दो बूंदियां बनी होती हैं, यह विवरण चिन्ह होता है। और ये तीनों क्या है? विराम चिन्ह के ही उदाहरण है। तो सी वाला आपका गलत होगा, इसलिए जो है उपदेशक इस प्रश्न के हिसाब से सही निकलेगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन है वह अनुमान अलंकार के रूप में होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानापमान में कौन सा समास होगा? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो मान और अपमान बनेगा। मान और अपमान, मान और अपमान, इसमें देख रहे हैं आप लोग कि दोनों जो है पद प्रधान है, मान भी प्रधान है और अपमान भी प्रधान है। और आप जानते हैं कि जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं उनके मध्य में और का लोप हो, और जब इसका समास विग्रह करें तो और वहां से निकल करके आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश या जो है क्या थे? तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विग्रह का दोस्तों अर्थ होता है मूर्ति, मूर्ति होता है या प्रतिमा होता है। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात प्रतिमा थे। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो जायसी जी ने जो पद्मावत की रचना की है वो समासोक्ति है। और ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो उसे हम समासोक्ति रचना कहते हैं। जहां पर समासों की बहुलता हो उसे हम समासोक्ति पद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर जो है
यदि मैं बोलूँ तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से विभाग अलग होने पर, और संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पेपर, तो अधिकरण में पर शब्द निकल कर के आ रहा है, अधिकरण में पर जो है चिन्ह निकल कर के आ रहा है, तो अधिकरण के लिए, अधिकरण कारक के लिए पर चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ठीक समय पर आ जाना के लिए जो है जो पर ठीक समय पर आ जाना के लिए जो कारक होगा वो अधिकरण होगा और इसका चिन्ह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई छंद पढ़ा जा रहा है तो उसके बीच में विराम आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है जब हम लोग छंद पढ़ते हैं। इसी रुकने के स्थान को दोस्तों हम लोग यति कहते हैं। यति, यति या विराम कहा जाता है। छोटे जो छंद होते हैं उसमें तो साधारण रूप से यति के चरण, यति जो है चरण के अंत में आती है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो बड़े बड़े छंद होते हैं उसमें एक ही चरण में एक आध से अधिक यति या विराम आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा कि छंद पढ़ते समय यदि कोई विराम आ रहा है तो हमें उसको जो है यति कहेंगे। दोस्तों ये थे जो है आज के 21 हिंदी के क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में, आपके अंक बढ़ोतरी में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।